वेलकम टू द स्क्रीन। आज जो हमारा लेक्चर है हम डिस्कस करने जा रहे हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स के हवाले से। ओवरऑल आप जितने भी लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें जो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करना सबको आना चाहिए। तीन तरह के डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट और एक होता है लाइन चार्ट और एक होता है बार चार्ट। तो आज जो है हम टोटली जो स्टडी करेंगे कैंडल स्टिक्स के हवाले से करेंगे। ये लेक्चर मैंने शेयर किया था, उम्मीद है आप सब ने ये पढ़ा होगा। और इसके साथ साथ बहुत से लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते या जिन लोगों का बेसिक नॉलेज है उनके लिए ये जो है कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इस लेक्चर में। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि कैंडल स्टिक्स जो हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं और कैंडल स्टिक होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें इसको कैंडल स्टिक कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल जो है मसलन ये बॉडी के बाद ऊपर जो है ये वाला हिस्सा, ये हेड वाला इसको बोला जाता है और नीचे जो है इसको टेल बोला जाता है। तो आप ये कह लें कि ये क्योंकि कैंडल के साथ मिलती जुलती है, ठीक है, इसलिए इसको कैंडल स्टिक्स बोला जाता है। इसके चार जो है वैल्यूज ये एक कैंडल दे रही होती है। जब ये कैंडल ओपन होती है और क्लोज होती है, और उसके बाद जैसे सपोज करें कि ये अगर वाइट कैंडल है तो ये यहाँ पर ओपन हुई है और यहाँ पर इसकी क्लोज की प्राइस है, ये इसकी लोएस्ट प्राइस थी और ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है। तो एक कैंडल चार प्राइसेस हमें बताती है। कैंडल जो होती है वो 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, यानी 1 मिनट से लेकर ये 1 महीने तक या इसके बाद 1 साल तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। हर टाइम फ्रेम की कैंडल अलग से होती है। यहाँ पर आपको ये बात, सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंडल होती क्या है। सबसे पहले तो ये बात आप समझें कि ये कैंडल जो है, एक कैंडल चार प्राइसेस शो करती है और ये 1 मिनट से लेकर 1 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की भी एक कैंडल हो सकती है, टाइम फ्रेम पर डिपेंड करते हुए। और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंडल रिलायबल होती हैं या फेक होती हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से ब्रोकर यूज़ करते हुए फेक कैंडल बनाकर बहुत से लोगों का नुकसान करते हैं। ये एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग है उसमें हम ये आपके साथ सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कैंडल होती क्या है। उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे कि फेक कैंडल्स कौन सी होती हैं और ब्रोकर इनका इस्तेमाल करके आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, ज़्यादातर लोगों को, और वो किस तरह से लॉस होता है डे ट्रेडर्स का। ये सारी बातें डिस्कस होंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि जो, जैसे आपने देखा कि बुलिश कैंडल है तो उसकी ओपन प्राइस है और इसके बाद क्लोज प्राइस है, हाई है और लो है। इसी तरह से जो बेयरिश कैंडल होती है उसकी ओपन प्राइस होती है, उसकी क्लोज प्राइस होती है, लो होती है और हाई। तो हर कैंडल चार प्राइसेस जो हैं वो शो करती है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं, जैसे इन्होंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि मोस्ट ऑफ जो एनर्जी होती है वो उनकी बॉडी के अंदर होती है। हेड होता है कैंडल का और इसी तरह से टेल होती है, और इसको उन्होंने एक शक्ल की सूरत में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एनीवे कैंडल्स जो हैं लॉन्ग वी शॉर्ट कैंडल्स भी हो सकती है। देखें, लॉन्ग कैंडल्स वो अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शन दे रही होती हैं और शॉर्ट कैंडल्स जो होती हैं वो अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शन दे रही होती हैं। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि चार्ट में जितनी शॉर्ट कैंडल्स अहम होती हैं उतनी कोई भी कैंडल अहम नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट कैंडल बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे किसी तूफान का आने से पहले खामोशी होती है। तो कोई भी तूफान आने से पहले जैसे खामोशी होती है, इसी तरह से शॉर्ट कैंडल जब बन रही होती है तो इसका मतलब होता है कि अब कुछ अरसे के बाद, कंसोलिडेशन के बाद जो है ट्रेंड या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, और ये प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं।
इसमें आपने ज़हन में रखना है ये बात कि जिस तरह से म्यूज़िशियन जो होता है, उसको हर एक चीज़ का पता होता है, वो अपने नोट्स लेता है म्यूज़िक बनाने के। जिस तरह से आपको ए, बी, सी, डी में से यानी ये जो 26 हरूफ हैं, आपको हर हरफ के मानी का और उसके इस्तेमाल का पता है। इसी तरह से जैसे आपको गिनती में 1 से लेकर 100 तक हर जो लफ़्ज़ है या हरफ है या जो नंबर है, आपको पता है कि 5 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है, 99 का मतलब क्या है। यानी हर जो नंबर है उसका आपको पता है। इसी तरह से आपको हर कैंडल का पता होना चाहिए कि ये कैंडल जो है अगर बन रही है तो इसका क्या मतलब है और इससे पीछे ये कैंडल्स बनी हैं तो इनका मतलब क्या है? यानी कि कैंडल के साथ उसका मतलब समझना। तो इसको कहते हैं म्यूजिक ऑफ कैंडल्स, यानी म्यूजिक ऑफ कैंडल्स। अगर आप आपके सामने चार्ट में कैंडल्स बनी हुई हैं और आप हर कैंडल को अलग-अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये कैंडल जो होता है ये लोगों का, ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर शो करती हैं कि इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे हैं और इन फ्यूचर क्या मुमकिन है, प्रिडिक्शन क्या है। तो जितना कोई बंदा कैंडल्स के बारे में एक्यूरेट समझेगा और कैंडल्स को समझते हुए अपनी प्रिडिक्शन देगा, उतना ही वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और फिर उसको ये भी पता हो कि कौन सी कैंडल्स रिलायबल हैं, कौन सी कैंडल्स जो हैं रिलायबल से मुराद काबिल एतमाद या जिन पे भरोसा किया जा सकता है और कौन सी कैंडल्स जो है फेक होती हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो सिर्फ आपको नुकसान देती हैं। स्पिनिंग टॉप्स आपने देखा कि इसमें क्या है कि ओपन और क्लोज प्राइस, उसके बाद हाई और लो प्राइस। तो ये बॉडी इनकी बहुत छोटी सी है और सेंटर के अंदर है, तो इसलिए इनको स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है। इसके बाद मारोबोजो जो है आ गया। मारोबोजो क्या है जी, ये एक ऐसी कैंडल है जिसकी आप ये कह लें कि हेड और टेल नहीं होता, यानी ऊपर और नीचे लेग नहीं है। तो ये एक्सटेंशन नहीं है। इसकी जो हाई प्राइस है वही इसकी ओपन प्राइस है। और इसी तरह से जैसे आपने ये देखा कि ये सपोज इसकी ओपन प्राइस है तो ये लो प्राइस होगी अगर इधर से देखें, और ये जो इसकी क्लोज प्राइस जो है ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है। इसी तरह से अगर ये कैंडल जो ब्लैक कैंडल जिसे हम बेरिश कैंडल भी कहते हैं, तो इसकी अगर ओपन प्राइस ये है तो हाईएस्ट प्राइस भी ये है, और इसी तरह से नीचे अगर क्लोज प्राइस है तो लोएस्ट प्राइस भी यही है। तो इनकी जो दो पोजीशंस हैं वो जैसे, यानी इसकी हेड और टेल नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं। और ये ज़्यादा डेंजर होती हैं क्योंकि ये मार्केट का जो होता है ना वो एक ऐसा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं जैसे एक बंदा कहते हैं कि अपने बात का पक्का होता है, उसने एक भी रुपया ऊपर या नीचे नहीं होना होता। जो उसके मुंह से लफ्ज़ निकल गया बस उसी ने उसने उस पे जान दे देनी है अपनी। तो ये कैंडल इस तरह की हैं। समझ लें कि ये जो है वो अब जो ट्रेडर्स का बिहेवियर है या मार्केट का बिहेवियर है वो कोई राहत नहीं देने वाला। अगर ये अप है तो अप है, डाउन है तो डाउन है। इसके बाद डोजी जो आ जाता है, ये जो कैंडल्स हैं ये शो करती हैं, जैसे आपने देखा कि लॉन्ग लेग डोजी, इसमें बॉडी इसकी जो है बहुत छोटी है और ये आप देख लें कि इनकी जो टेल है या हेड है वो लंबा है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसमें ये इसकी टेल बहुत लंबी होती है और इसका जो है ऊपर जो बॉडी है शॉर्ट है। अब इसको ड्रैगन फ्लाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद जो है फ्लाई यानी कि अपवर्ड है। फ्लाई से आप थोड़ा सा ज़हन में रख सकते हैं कि अपवर्ड यानी वो अप ट्रेंड का ज़्यादा चांसेस है। मसलन अगर आपको परसेंटेज देनी हो तो आप ये कहेंगे कि 80% चांसेस हैं कि ट्रेंड अप मूव करेगा, 20% चांसेस हैं कि ट्रेंड डाउन मूव करेगा। तो इसमें आप एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि बुल्स जब अपनी तरफ खींच रहे होते हैं तो वो बॉडी नीचे नहीं बनने देते और वो अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं और बॉडी बहुत छोटी बनती है। बियर्स जो है यहाँ पे लूज कर रहे हैं। ये कैंडल शो करती है कि बियर्स का कंट्रोल जो है वो लूज हो रहा है। बियर्स हमेशा मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं और बुल्स हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो जब बुल्स का कंट्रोल बढ़ रहा होता है, जो ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो तब इस तरह की कैंडल बनती है। और जब बियर्स का कंट्रोल बढ़ रहा हो, यानी कि आप समझ लें एक मैदान जंग है ये बुल्स और बियर्स में, तो जब बियर्स जो हैं वो जीत रहे हों और बुल्स हारने के चांसेस हो, तो तब इस तरह की कैंडल बनती है। इसमें आपने देखा कि बॉडी नीचे की तरफ जाके बनी है, ठीक है,
और ये इतनी लंबी जो इसकी टेल बनी, तो इसके बाद मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस है। अब होता ये है कि ब्रोकर इस तरह की जो है फेक कैंडल बनाकर आपको ये इशारा देता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये इस तरह की फेक कैंडल बन जाती है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है और आज आपका मुकाबला सुपर कंप्यूटर से है। आप इंसान है और कंप्यूटर जो है वो, सपोज करें इंसान अगर 8 घंटे काम करता है तो वो थक जाता है, तो कंप्यूटर 24 घंटे काम करने पर भी नहीं थकता। इस तरह इंसानी दिमाग जो है वो 1 घंटा 2 घंटे लगातार जो है मेंटल वारफेयर में वो काम करता है बहुत अच्छा, और उसके बाद थकावट होना शुरू हो जाती है, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता। तो कंप्यूटर जो है क्योंकि वो उस तरह से चल रहा होता है एल्गोरिथम पे, तो उसका कोई इशू नहीं होता, वो 24 आवर अपना जो पैटर्न है उसी को फॉलो करता है। तो इसलिए आपका मुकाबला समझ लें कि सुपर कंप्यूटर से है। और इंसानों ने डेफिनेटली कंप्यूटर बनाया है, लेकिन इंसानों की जो मसल कैपेसिटी है, मसल कैपेसिटी इस तरह की है कि वो एक काम को एक हद तक कर सकते हैं और उसके बाद लिमिटेशंस अल्लाह ताला ने रखी हैं। डेफिनेटली डिसीजन पावर बहुत अच्छी है, सोचने की सलाहियत बहुत अच्छी है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है। कंप्यूटर को जो टास्क दिया गया है वो उसको बेहतरीन कर सकता है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंसान जो है वो उससे आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है वो आज तक कोई भी साइंसदान उसको समझ नहीं सका और बहुत ज़्यादा नवाजा है अल्लाह ताला ने। दिमाग ही पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसको आज तक साइंस फ़तह नहीं कर सकी और पूरा 100% अभी तक दिमाग को समझा ही नहीं जा सका। तो अल्लाह ताला की ये ख़ास नेमत है। एनीवे आपका मुकाबला जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, और इसमें आपने ये देखना होता है कि ये फेक कैंडल्स कौन सी हैं। मैं इसका आगे जाके आपको बताऊंगा जब हमारी डिटेल में डिस्कशन होती जाएंगी। ट्रेडर्स इसी वजह से लूज करते हैं क्योंकि उनके सामने जो है ये कैंडल बनती है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, इसके बेस पे डिसीजन लेते हैं और आगे फिर जो है लॉसेस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एनीवे लॉन्ग वाइट कैंडल और डोजी कैंडल, इसी तरह से आपने देखा कि ये हमारे पास एक कैंडल लॉन्ग बनी है और उसके बाद ये डोजी कैंडल बनी। तो ये जो है दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है, और इस हिसाब से ये इसके अंदर इनसाइड यानी कि कैंडल बन रही है और ये इसके बाहर बन रही है। ठीक है, जब ये इसके बाहर बन रही है तो इसका और मतलब होता है, जब ये इसकी बॉडी के अंदर बन रही है तो इसका और प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे जब मूव करते हैं ब्लैक कैंडल्स में, तो इसमें भी इसी तरह का रुझान है। ठीक है, ये ट्रेंड को शो कर रही होती है और ये ट्रेंड जो है उसके ख़त्म होने की निशानी होती है। और आगे जो है हम चलते जाएं। ठीक है, हैमर एंड हैंगिंग मैन के हवाले से मसलन ये जो कैंडल है आप ये देखें कि इसमें दो कैंडल्स आई हैं, इनकी बॉडीज ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये इनकी पोजीशन के हिसाब से अगर ये नीचे की तरफ है यानी कैंडल वही है, लेकिन आपने देखा कि ये हैमर है और ये वाइट कलर का है। ठीक है, तो ये शो करता है जब ये नीचे हो और ये इस तरह से पैटर्न में आए तो ये शो करेगा अपवर्ड ट्रेंड इसके बाद होना है, और जब ये इस तरह के पैटर्न में आए तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड की प्रिडिक्शन कर रहा होता है। तो ये जो हैंगिंग मैन और हैमर, इन दोनों का फर्क कलर की वजह से भी होता है और पोजीशन की वजह से भी होता है, लेकिन कैंडल वो है सेम टाइप की होती है। इसी तरह से इन्वर्टेड हैमर जब हमने देखा, मैंने आपको बताया जो इस तरह की कैंडल्स होती हैं ये शो करती हैं कि बुलिश बिहेवियर जो है वो आगे जो है वो बुलिश जो है वो बियर्स जीत रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आपने ये देखा कि ये पोजीशन इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आ गया है। इसकी पोजीशन जो है ये जब ऐसी होगी तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और इसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और ये शूटिंग स्टार है और इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक हो गया, ये इसकी पोजीशंस के हिसाब से आपने इसका आइडिया रखना है। डेफिनेटली ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में इन सबको मास्टर नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी आपको दे रहा हूँ। कैंडल्स आपको समझते समझते 2 4 6 महीने लग सकते हैं,
समझ मसलन शक्ल से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये कैंडल है, ये इसकी टॉप है, ये बॉटम है, ये इसकी ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, इसकी बॉडी बड़ी है, इसकी बॉडी छोटी है, ये डॉजी है। ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन इसकी बेस पर प्रिडिक्शन करना, अगर पिछली कैंडल इस तरह की बनी है तो अगली कैंडल इस तरह की बन सकती है, और पिछली 5 कैंडल ये गई है तो अगली 1 या 2 कैंडल जो है इस तरह की हो सकती हैं। ये एक्सपीरियंस गेन करना और कैंडल्स की मूवमेंट को स्टडी करना और मार्केट का जो बिहेवियर है और मार्केट की जो इमोशनल डायरेक्शन है, फियर और जो है ग्रीड, इनको समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको वक्त के साथ समझ आएगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये समझें कि ये कैंडल्स हैं और इसमें ये जो है ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार से मुराद ये होता है कि आप देखें कि एक ये बेरिश कैंडल है, दूसरी ये बुलिश कैंडल, और उनके दरमियान में ये एक छोटा सा जो है ना ये कैंडल बन गई है। अब इस तरह का जो आता है ये इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार, इसलिए कि इसके बाद जो है मॉर्निंग होगी, यानी कि इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन, अंधेरा खत्म होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद क्या जो है डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी ट्रेंड की, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और इवनिंग स्टार इसलिए कि अब जो है दिन की रोशनी खत्म हो रही है और इसके बाद अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा और काली जो है यानी बेरिश कैंडल्स आएंगी, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। देखें कैंडल्स दो हैं और इसमें फ़र्क क्या है, ये बॉडीज किसी भी तरह की हो सकती है, मतलब ये दोनों ब्लैक हो सकती हैं, ये कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शो किया कि एक बेरिश और एक बुलिश है। ये अगर हो तो अच्छी बात है, अगर ऐसा ना भी हो, दोनों बेरिश हों, तब भी जो है ये मॉर्निंग स्टार ही रहेगा। इसकी पोजीशन इस तरह से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जब ये आता है, इस तरह से अप ट्रेंड में चाहे ये दोनों की जो है शक्ल एक ही जैसी हो, मतलब वो भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, वो भी रेड है, ये भी रेड है, तो उसके बावजूद ये जो है मॉर्निंग स्टार रहता है इसकी पोजीशन के हिसाब से कि अप ट्रेंड में और ये डाउन ट्रेंड दोनों के दरमियान में आती है एक छोटी सी कैंडल। ये जो है ये छोटी सी कैंडल यहाँ पे ये बता रही है कि बुल्स और बियर्स ने एक दूसरे से मुकाबला किया और मुकाबला टाई हो गया, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं जीत सका। ये पिछली कैंडल ये बता रही थी कि बुल्स जीत गए थे और ये अगली कैंडल ये बता रही है कि बियर जीते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान वाली कैंडल ये बता रही है कि कोई भी नहीं जीता था, दोनों टाई हो गया था मैच। तो अब आप पिछले में ये पिछली कैंडल ये बता रही है कि बुल्स जीते, फिर ये कि यहाँ पर बुल्स और बियर का बड़ा शानदार मुकाबला हुआ। इसमें जो है बुल्स और बियर्स अभी तक कोई फैसला ना कर पाए, लेकिन उससे अगली कैंडल में बुल्स जीत गया, उससे फिर अगली में बुल्स जीत गया, फिर बड़ा शानदार मुकाबला हुआ और उसके बाद यहाँ पे फैसला ना हुआ, उसके बाद अगली कैंडल में बियर जीत गया, फिर बियर जीत गया और अभी भी जो है शानदार मुकाबला दोनों में जारी है। तो इस तरह से जब आपको कैंडल्स को देखते हुए इस तरह से हर कैंडल की मूवमेंट की समझ आ रही हो कि ये बुल्स जीत रहे हैं, यहाँ भी बुल्स जीत रहे हैं और ये फिर बियर्स कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों में डिसाइड हो रहा है, फिर बुल्स जीते और फिर दोनों में टाई हो गया और उसके बाद बियर जीते और ये अब क्या चांसेस हैं। तो ये चीज़ें जब आप एक एक कैंडल के साथ इसको समझना शुरू कर देंगे तो तब आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी और इसकी एप्लीकेशन हम आगे साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत कुछ आपने सीखना है, लेकिन जो सिखाया जा रहा है इसकी समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा इस टॉपिक पे हम ना आ सकें, क्योंकि एक वसी समंदर है और इस समंदर में से मैं अगर मतलब 10 सालों में कोई 5% भी नहीं हासिल कर सका, तो आप मुझे नहीं पता कि कितना हासिल करेंगे। आप में से बहुत से तो ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हम गुरु हैं, जो कहते होंगे हमारे जैसा ज़हीन कोई भी बंदा नहीं है और माँ ने सिर्फ़ हमें पैदा किया है और अपनी फ़िल्म और पिक्चर के हम ही हीरो हैं, हमारी वज़ह से दुनिया चल रही है। तो हर बंदे को ये हक़ हासिल है और मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं जाता। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि मैं एक सादा-सा बंदा हूँ, आप सब मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा तरक्की दे। लेकिन इल्म जो होता है उसकी कोई हद नहीं होती। जितना इंसान सीखता जाता है, उतना उसको समझ आती जाती है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जिसके अंदर इल्म बसना शुरू हो जाता है, उस इंसान के अंदर आजिज़ी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आजिज़ इंसानों को अल्लाह ताला और ज़्यादा इल्म से नवाज़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करें और इल्म को जगह दें
और क्योंकि खाली बर्तन को ही किसी दूध से या शहद से भरा जा सकता है, जो पहले से ही फजूल चीज़ों से भरा हुआ बर्तन होगा उसको ना दूध से ना शहद से भरा नहीं जा सकता। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यही कीमती अल्लाह की नेमतें हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है अपने बर्तनों को फजूल चीज़ों से खाली करके जो बेहतरीन चीज़ों से भरने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। एनीवे थ्री इनसाइड बार्स जो हैं, थ्री इनसाइड अप एंड डाउन, इस तरह से थ्री इनसाइड अप में जैसे आपने देखा कि ये तीन जो कैंडल उसके बारे में बात कर रहा है कि एक कैंडल जो है वो डाउनवर्ड थी, उसके बाद दूसरी अप बनी और तीसरी भी अप बनी है। तो ये क्या शो करता है, अगर इन दोनों कैंडल्स को हम मिला लें तो ये पहले वाली एक कैंडल से जो है एवरेज बड़ी होगी, तो इसका मतलब है कि आप बुलिश कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। उसके बाद बियर्स ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये पिछली मूवमेंट ने हमें बता दिया था कि अब ये है कि बियर्स वीक हो गए हैं। अब कंट्रोल जो होगा वो बुल्स के पास होगा। तो जैसे कोई भी सियासतदान जो होता है वो बड़ी तेज़ी से अंदाज़ा लगा लेता है कि वोटर्स इस दफ़ा किसको वोटर्स देंगे और वो बड़ी आसानी से अपनी जमात बदल लेता है। तो आप कैंडल्स के साथ जो है अगर सियासतदानों को मिला के देखेंगे, ऐसे सियासतदानों को जो पार्टी बड़ी आसानी से बदलते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इन्होंने देखा कि अब जो है बुल्स की हुकूमत आने वाली है, 2 कैंडल्स उनकी बन गई हैं और बियर्स जो है लूज़ कर रहे हैं, तो ये भाग के जो है जो आज़ाद सियासतदान थे उन्होंने बुल्स में शमूलियत इख्तियार कर ली और हुकूमत के मज़े लेना शुरू कर दिए। एनीवे सियासी बात नहीं करना चाहिए थी मुझे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासत जो है वो अक्सर डिस्कस होती है, तो इसलिए मैंने कहा हो सकता है शायद इससे समझ आ जाए। एनीवे हम सियासी और मज़हबी दोनों बातें इंशाल्लाह नहीं करेंगे, हमें इल्म पे ही फ़ोकस करना है। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन दे रही हैं 2 कैंडल्स के नेक्स्ट जो है वो आगे ब्लू कैंडल्स ही होंगी, यानी बुल्स का राज होगा। तो जहाँ पर ये जैसे ही रिवर्सल हुआ आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर, मैक्सिमम उसका 50% आप देखेंगे, अगर इन दोनों का आप मिला लें तो इसका 50% गोल्डन रूल के तहत रिवर्सल हमें मिल गया। हमने एंट्री ली और उसके बाद फिर चल से चल। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि एक पहली बुल है और उसके बाद 2 जो है बेरिश बनी है। तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा हुआ कि आगे जो है फिर बेरिश हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 20% हमें रिवर्सल मिला है, 50 नहीं मिला। तो 20 पर एंट्री हुई है, तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत फास्ट होगा। तो ये आगे की तरफ, तो यहाँ पर अगर 20 पे एंट्री ले लेते तो हम ये आगे ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। एनीवे आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप आ गया, ठीक है। ये कैंडल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डोजी आ गया, ये डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। और इसके बाद जो है बुलिश है कैंडल, ऐसी मारोबोजो की उसकी हेड और टेल नहीं है। इसी तरह से बीरिश है मारोबोजो भी है हमारे पास। और आगे अगर हम चलते हैं तो हैमर है हमारे पास, और उसके बाद हैंगिंग मैन है, इनकी पोजीशन के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर है, और फिर आप शूटिंग स्टार और ये सारी। तो इनकी पोजीशन के हिसाब से और इनकी शेप और पोजीशन ये डिसाइड करती है। अब यहाँ पर देखें कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या है, कि ये पहले जो है स्मॉल छोटी सी कैंडल है, बियरिश कैंडल है, और उसको एक बड़ी जो है बुलिश कैंडल ने अपनी गोद में ले लिया है। तो ये समझ लें कि बड़ी जो कैंडल है उसने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है। इनगल्फ यानी कि उसको गोद में ले लेना या बाहों में ले लेना। तो इसको हम कहते हैं कि जब एक छोटी कैंडल को बड़ी के बाद में आने वाली बड़ी कैंडल जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर कवर कर लेती है, तो इसको इनगल्फ करना कह लेते हैं, यानी कि उसके अंदर समा जाती है। तो उसके बाद जो बड़ी कैंडल होती है उसी की डायरेक्शन में ट्रेंड ने जाना होता है। जैसे कि बेरिश में आपने देखा कि बेरिश में बड़ी कैंडल जो थी वो बियरिश यानी कि ब्लैक कैंडल थी, तो उसने छोटी को गोद में ले लिया था, तो इसलिए आगे बेरिश ट्रेंड हुआ। और यहाँ पर जो है व्हाइट कैंडल थी और इसने इसको ले लिया। तो ब्लू और रेड में ये होता है कि वो ब्लू कैंडल होगी ये बड़े वाली, और ये जो है वो रेड जो स्मॉल होगी, तो ये इसी तरह से बुलिश हो गया। तो जो बड़ी कैंडल होती है जो गोद में लेती है वो माँ का रोल प्ले कर रही होती है और छोटी बच्चा बन जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो बड़ी कैंडल की डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में ट्रेंड मूव करता है। तो बुलिश इनगल्फिंग में बुलिश डायरेक्शन होगी ट्रेंड की, और बियरिश इनगल्फिंग में बियरिश डायरेक्शन होगी। जो बाद वाली कैंडल है वो जब बड़ी होती है तो
छोटी वाली की जो आती है कैंडल वो उसकी गोद में या उसकी बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो ट्रेंड जो है बड़ी कैंडल की डायरेक्शन में जाता है। मसलन यहाँ पर बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ब्लैक है, तो ट्रेंड अब ब्लैक की डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे बड़ी कैंडल जो है वाइट थी, तो ट्रेंड वाइट की डायरेक्शन में जाएगा। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बने कि छोटी कैंडल के बाद वाली कैंडल बड़ी हो जाए, तो इसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और अगर वो बुलिश हो तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो जाएगा, और अगर वो बेयरिश हो तो ये बेयरिश इनगल्फिंग हो जाएगा। और फिर ट्रेंड जो है ये डिसाइड करेगा कि अगला ट्रेंड क्या होने वाला है। ट्वीज़र इनको कहते हैं कि दोनों कैंडल्स एक ही जैसी बनी और दोनों की टॉप्स एक ही लेवल पे मिल गई। अब यहाँ पर बुल्स और बियर्स जो है दोनों बराबर के हो गए यहाँ पर। अब ऐसी सूरत में क्या है कि ट्वीज़र टॉप बन जाती है और यहाँ से फिर ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। टाई का मुकाबला और उसके बाद नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए डाउन ट्रेंड जो है वो बन सकता है ट्वीज़र टॉप्स के बाद। ट्वीज़र बॉटम्स के बाद जो है अब ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि इससे बाद नीचे प्राइस नहीं जा रही। तो ये एक समझ ले, ये जो था ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, इसने ट्वीज़र टॉप से एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, ट्वीज़र बॉटम जो है एक सपोर्ट बना देते हैं। तो इससे नीचे प्राइस नहीं जाती और इससे ऊपर नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा और यहाँ पे अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ये अब ट्वीज़र टॉप्स जो हैं वो बेरिश होती हैं और ट्वीज़र बॉटम्स जो होते हैं वो जो है वो इसी तरह से आपने देखा बुलिश होते हैं। और मॉर्निंग स्टार में मैंने कहा कि जैसे ही ये इस तरह के पैटर्न बनता है तो इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसके बाद मॉर्निंग होना होती है, यानी कि बुलिश प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। और इवनिंग स्टार जब इस तरह का पैटर्न हो तो ये इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। और इसी तरह से वाइट सोल्जर्स 3 जो है लगातार कैंडल्स बनी, ठीक है, तो ये इनको वाइट सोल्जर्स कहा बुलिश। और 3 लगातार अगर रेड बनेंगी तो इनको इसी तरह से ब्लैक क्रोज कहा जाता है, यानी कि क्रोज कौवे बुरे समझे जाते हैं। तो भाई इसके बाद ये है डाउन ट्रेंड होगा। इनसाइड आप ये आ गया कि आपने देखा कि पहली जो कैंडल है तीनों में से कि ये पहली जो कैंडल है बियरिश, उसके बाद दूसरी छोटी कैंडल बनी और उसके बाद तीसरी कैंडल बड़ी बनी। तो इसको इनसाइड है ये, इसलिए पहली कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन रही थी और उसके बाद जो है तीसरी कैंडल उससे बाहर निकल गई है, तो इसलिए इसको 3 इनसाइड अप बोला जाता है। और ये 3 इनसाइड डाउन बोला जाता है, क्योंकि तीसरी कैंडल जो है वो उनकी पोजीशन से बाहर निकल जाती है। तो ये 3 इनसाइड अप जो है वो अप ट्रेंड को शो करती है, और 3 इनसाइड डाउन जो है इसको डाउन इसलिए कहा जैसे कि इसमें आपने देखा कि बुलिश कैंडल बड़ी थी, फिर बेरिश छोटी बनी, उसके अंदर थी तो इनसाइड उसके बनी, और उसके बाद इनसाइड डाउन जो है तीसरी कैंडल डाउन हो गई। पहली यानी बड़ी थी, उसके बाद दूसरी इनसाइड कैंडल बनी और तीसरी इनसाइड कैंडल इसलिए कहते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर ही शुरू हुई और उसकी बॉडी के अंदर ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर आप ब्लैक में देख रहे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर ही शुरू हो रही है ये वाइट कैंडल, और वाइट कैंडल उसकी बॉडी के अंदर ही खत्म हो रही है दूसरे वाली। जबकि तीसरी जो वाइट कैंडल है ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि ये उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो इसलिए इनसाइड कैंडल है ये आउट हो गया, अप हो गया, तो इसलिए हमने कहा 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। तो ये आगे जो है इसकी पोजीशन को वाज़े करते हैं। ठीक हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर इनका यूज़ होता है, आपने देखा यहाँ पर, गौर से आप देख रहे हैं। अब ये आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये इवनिंग स्टार बना था यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद ये नीचे आया और फिर ये ट्रेंड जो है ऊपर जाना शुरू हुआ। कैंडल्स जो हैं बड़ी छोटी, और ये जब छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप ये लॉन्ग टेल जैसे ही बनी, आपको पता है कि आप बियर्स जो हैं वो कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और जो बुलिश हैं जो बुल्स हैं वो लूज कर रहे हैं, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड हुआ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर डोजी बनी है और इसमें जो है अब बुल्स ने कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, और फिर ये ट्वीज़र टॉप्स बनी ऊपर, आपने देखा ट्वीज़र टॉप्स जैसे अभी आप पीछे पड़ा और ये फिर नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने ये देखा कि ये हमारे पास कैंडल्स बनी छोटी छोटी और ये फिर ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 2 लेवल्स इसके बन चुके हैं और ये एक समझ लें रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो गया। अब प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ पर 80% चांसेस हैं, बल्कि 90% की ट्रेंड दोबारा नीचे जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर जब आया था तो उससे ऊपर नहीं गया था।
तो अब ये जो है चांसेस हैं ज़्यादातर नहीं, तो 80-20 का रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 80% चांसेस है नीचे जाएगा, 20% चांसेस हैं ऊपर जा सकता है। तो ये जो है एक समझ लें रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर मूव करते हैं आपने देखा जैसे हमने प्रिडिक्शन की कि ये नीचे जाएगा, तो आपने देखा कि ये इसके बाद अच्छा खासा नीचे गया है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो है कंफर्म हो जाता है कि जब ये कैंडल इस लेवल पे आई फिर ये नीचे गई, उसके बाद जो है ये रिवर्सल हुआ इसका 100% समझ लें यहाँ पर रिवर्सल हुआ और ये दोनों एक ही लेवल पे, तो एक रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो चुका है। तो हमने कहा 80% नीचे जाएगा, तो ये देखें ये नीचे चला गया। अब यहाँ पर जो है अगर ये छोटी कैंडल्स बने, यहाँ पर एक दो छोटी कैंडल्स बने, तो उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड, जैसे यहाँ पर एक दो छोटी कैंडल्स बनी या पांच, तो जब ये कैंडल्स की जो है पांच यानी चार से ज्यादा हो किसी भी हाल में, पांच हो छः हो सात हो, तो उस वक्त ज्यादा पोटेंशियल होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेंड अप मूव करेगा। अब यहाँ पे जो है क्योंकि एक कैंडल बनी, तो उसके बाद अगर ये यहाँ पे चार कैंडल बनती, तो हमें अंदाजा था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, क्योंकि एक कैंडल बनी है तो इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पर भी एक ही कैंडल बनी है, लेकिन अगर अब यहाँ पे तीन चार कैंडल बन जाए छोटे वाले, तो फिर हम ये कहेंगे कि रिवर्सल मुमकिन है, प्राइस वापस जा सकती है, नहीं तो ये अभी नीचे की तरफ ही मजीद जाएगा ये ट्रेंड। इसकी प्रिडिक्शन हम ऐसे दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इससे आपको अंदाजा हुआ कि यहाँ पर जो है आपने ये इस कैंडल को देखते हुए बाय किया, आप यहाँ पर यहाँ तक प्राइस पहुंची, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं मसलन अगर ये उनको यहाँ तक अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो जैसे ये ट्वीजर टॉप्स बनाते हैं वो यहाँ पे सेल कर देते हैं और फिर आराम से उनसे वेट करते हैं। जब ये वापस इस लेवल पे आता है और प्राइस यहाँ पे काफ़ी अर्सा रहती है, तो फिर यहाँ पे दोबारा बाइंग की जाती है और बाइंग करने के बाद ये देखा जाता है प्राइस जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे दोबारा सेलिंग कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले का तकरीबन कवर कर चुका है नियरली 60%। तो जैसे हम इतना मुनाफा ले लेते हैं तो हम इसको प्राइस को यहाँ पे सेल कर देते हैं इनको। इसके बाद आपने देखा ये ऊपर गया और दोबारा एक तरह से ट्वीजर टॉप्स बने। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो है थ्री इनसाइड डाउन बना है, थ्री इनसाइड डाउन, तो इसके बाद ये नीचे की तरफ गया और सो ऑन, हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने कोशिश की कि काफ़ी चीज़ें कैंडल्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस की जाएँ और आपको थोड़ा सा इनका इंट्रो मिल सके। तो एक तो ये बात थी, दूसरा इसके बाद हम थोड़ा सा जो है यहाँ से देख लेते हैं, ये कैंडल्स की कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे जो है वो तो हमने जनरल आपको बता दिया कि द कैंडल्स जो होते हैं पैटर्न्स होते हैं, इनकी हाई प्राइस है, लो प्राइस है, बॉडी होती है, हेड होता है, टेल होता है। एक कैंडल चार किस्म की जो है वो प्राइसेस बताती है, हाई, इसी तरह ओपन क्लोज हाई और लो। तो ये बुलिश कैंडल होती है और इसी तरह से बेरिश कैंडल होती है, ये इनकी पोजीशन के हिसाब से। आपको पता चला या आपने पढ़ा कि शॉर्ट भी हो सकती हैं, लॉन्ग भी हो सकती हैं कैंडल्स, और इसी तरह से लॉन्ग शैडोज जब होते हैं, इनको डोजिस भी बोला जाता है, लॉन्ग शैडोज जब हैं, तो ये बेरिश कंसिडर होती है और ये बुलिश कंसिडर होती है। इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है ट्रेंड्स बताती हैं कैंडल्स हमें कि ये जो है अपवर्ड ट्रेंड है। तो ये तीन तरह के चार्ट मैंने आपको बताया कि जो चार्ट होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक लाइन चार्ट होता है जो लाइन की सूरत में आ रहा होता है, और एक होता है इसी तरह से बार चार्ट, वो बार की सूरत में आता है, और एक होता है कैंडल चार्ट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कैंडल चार्ट होता है। चार्ट की तीन किस्में, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट के अंदर जो लोग करते हैं वो कैंडल्स हैं, क्योंकि इनको स्टडी करना और इनकी हाई ओपन क्लोज ये सारा और इनके पैटर्न जो हैं उनमें काफ़ी चीज़ें इंसान को समझ आती हैं। ये सिर्फ प्राइस के लेवल्स को चेक करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं वो इसको, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ इसको देख के फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो अभी सीख रहे हैं इन्वेस्टर्स वो ज़्यादातर कैंडल स्टिक चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने ये देखा इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें ये बताना चाह रहा था कि
ये मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये जो पिन बार है, पिन बार इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें मसलन एक बॉडी इसकी स्मॉल होती है और शैडो जो है इसका लंबा होता है, तो इसको पिन बार कैंडल भी कहा जाता है और पिन बार रिवर्सल कैंडल्स कहा जाता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर इसकी जो है एनाटोमी ऑफ पिन बार की एक लाइन जो है समझ लें ये है, और इसके अंदर ये बॉडी, तो इसमें जो है इसकी नोज होगी, बॉडी होगी और टेल होगी। तो ये जो है ये बेरिश कैंडल कहलाती है, और इसी तरह से ये बुलिश कैंडल कहलाती है। उसकी नोज है, बॉडी है और टेल है। इसको लॉन्ग विक या लॉन्ग टेल भी बोलते हैं, इसको भी लॉन्ग टेल कहते हैं। तो जब इस तरह की कैंडल बनती है तो ये हमें बता रही होती है कि यहाँ पर जो है इस कैंडल में बियर्स आप कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, जबकि इस कैंडल में जो है बुल्स कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और फिर ये हम आगे डिसीजन लेते हैं कैंडल पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए। तो ये जो बुलिश पिन या लॉन्ग टेल्स हैं वो इस तरह की हो सकती हैं, कलर कोई भी हो, लेकिन उनकी बॉडीज जो होती हैं वो स्मॉल होंगी और उनकी टेल्स जो हैं वो लॉन्ग होंगी। तो जब इस तरह की कोई भी कैंडल बनती है तो उसको हम बुलिश पिन बोलते हैं या बुलिश कैंडल्स कहते हैं, और पिन बार्स कहते हैं। इसी तरह से जब इस तरह की कि उनकी टेल्स लॉन्ग हैं और बॉडीज स्मॉल हैं, लेकिन ये बॉडीज नीचे की तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बेरिश पिन बार्स होती हैं। और इसी तरह से ये, तो बुलिश और बेरिश का फर्क ज़हन में रखना है आपने कि यहाँ पर बुल्स कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है ये मसलन, अगर मैं आपको ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सकूँ तो वो ये होगा कि दो टीमें रस्सा खींचती हैं। तो जब दो टीमें रस्सा खींच रही हों तो समझ लें कि ये जो है ये अगर सेंटर पॉइंट हो उनका, सेंटर में कोई आपने कोई भी निशान या कोई मेडल या कोई भी वेट या कोई फूल या कोई भी चीज़ रखी हो, तो जो टीम मसलन ये अपनी तरफ खींच लेगी इसको, तो वो जो है वो विनर होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुल्स अपनी तरफ इसको खींच चुके हैं, दो टीमों में रस्साकशी जब हो रही है तो बुल्स ने अपनी तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे वो विन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो बियर्स ने, क्योंकि बियर्स का ट्रेंड डाउनवर्ड होता है तो नीचे हमेशा बियर्स होते हैं, ऊपर हमेशा बुल्स होते हैं। तो ये फर्ज कर रहे हैं कि अगर ये सेंटर में था, ये बॉडीज की सेंटर में थी, तो क्योंकि बुल्स इसको अपनी तरफ खींच चुके हैं रस्साकशी करते हुए, तो इसलिए जो है ये बुल्स की डायरेक्शन में चला गया, बुल्स जीत रहे हैं। और अगर रस्साकशी करते हुए इसे सेंटर से अपनी तरफ ये ले आए, मसलन जब ये शुरू हुआ तो तब ये सेंटर में थी बॉडी, तो ये अपनी तरफ ले आए हैं बियर्स, तो इसका मतलब ये हुआ बियर्स विन कर रहे हैं। तो अगर इस एग्जांपल को आप ज़हन में रखें कि दो टीमें हैं, एक बुल्स की टीम है और एक बियर्स की टीम है, और ये जो बॉडी है हमेशा सेंटर में होती है, तो इस बॉडी को सेंटर से खींच कर जो अपनी तरफ ले जाए वो विन कर रहा है। तो ऊपर वाले में ये है बुल्स अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरह की शक्ल हो, तो जब इस तरह की हो तो उसमें बियर्स लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद है इससे आपको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। मसलन अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो है बेरिश कैंडल बनी, फिर ये नीचे की तरफ गया, तो ये जो आपने देखा कि रस्सा खींच रहे थे और ये अब बुल्स की तरफ चला गया, तो उसके बाद आप देखें सारी कैंडल जो है वो बुल्स की डायरेक्शन में बनी है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने देखा यही बात हुई कि बुल्स की तरफ चला गया, तो ये इसके बाद आप ट्रेंड रहा है ये सारा। लेकिन इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये शो तो कर रहा था कि बुल्स क्या है, ठीक है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या थी? गलती यहाँ पे ये थी कि इसकी पोजीशन जो ऊपर पहले ऊपर थी, और ऊपर पे जो ये बता रहा था कि बुल्स, और एक पॉइंट ये गलत था और दूसरा पॉइंट था कि इससे पीछे छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी। तो इसलिए यहाँ पर ब्रोकर्स ने एक ये पिन बार जो बनाई है ये फेक पिन बार, इसको इसलिए फेक पिन बार कहते हैं। और यहाँ पर ये पिछली कैंडल्स जो थी उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा, 5 दफा ये मैच टाई हुआ है, 6 दफा दो टीमें जो है कोई फैसला नहीं कर पाई, ना बुल्स जीते ना बियर जीते, ना बुल्स जीते ना बियर, ना बुल्स ना बियर। और ये कह रहा है छठी सातवीं दफा कि भाई ये झूठी बात करता है, ये कहता है कि नहीं आप बुल्स जीत रहे हैं। तो जब ये इस झूठा कहता है तो बहुत से ट्रेडर्स ये समझते हैं जो सिर्फ टेक्निकल पे बेस करते हैं, हाँ अब इसके बाद ट्रेंड ऊपर जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे बहुत से बाय पोजीशन ले लिए। तो इस यहाँ पे ब्रोकर ने फेक समझ लें मूवमेंट नीचे कराई है, यहाँ पे हेज फंड ने पैसे डाले और इन्होंने जानबूझ के ये प्राइस को नीचे लेके गए हैं।
अब मैं इसको जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ कि आप फर्ज करें कि जिस बंदे ने अगर यहाँ पे खरीदा था, तो ये एकदम से उसने अगर स्टॉप लॉस, क्योंकि डे ट्रेडर्स यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया और ये बाद में जितने भी स्टॉप लॉस थे सब उठाकर वापस इस लेवल पे आया। पहले तो ये इस लेवल पे आ गया। अगर ये इसको कितने, अगर इसे एक दिन की हम एक कैंडल गिन लें, तो इसका मतलब इन्हें 10 से 12 दिन इंतजार करना पड़ा और प्राइस इस लेवल पे आ गई। प्राइस इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से आगे मूव की है ना। तो अगर तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये करता, यानी इन्वेस्टमेंट करता, चाहे यहाँ पे खरीदा होता, तो मार्केट नीचे गई थी कोई बात नहीं, फिर नीचे गई कोई बात नहीं, और इसके बाद ये ऊपर आई इसी लेवल पे, 12-15 दिन के बाद इस लेवल पे आ गई। अब 12-15 दिन के बाद जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पे आ गई, अब उसके बाद ऊपर मूव की है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसको कभी लॉस नहीं होता अगर वो अपने ही पैसे से खरीदे। तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने पैसे से खरीदते नहीं है, वो यहाँ पे खरीदते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और आप जितने भी सिग्नल देने वाले हैं वो आपको बताते हैं स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, डेली चीख रहे होते हैं। इसीलिए आपने यहाँ पे खरीदा, नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, जो ब्रोकर था उसने हेज फंड से मिलकर इसको फेक मूव कराया नीचे। अगर ये फेक मूव नहीं थी तो ये वापस क्यों गई है ऊपर? अगर वाकई ये जेन्युइन मूव थी तो ये वापस नहीं जाना चाहिए थी। तो इसको कम से कम 10-15 दिन नहीं बल्कि 3-4 महीने, जो जेन्युइन ट्रेंड होता है वो 3-4 महीने एक डायरेक्शन में रहता है, 2-4 दिन में या 10 दिन में वो बदल नहीं जाता। जो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर बदल जाए वो फेक मूव होती है, और वो जानबूझ के हफ्ते 10 दिनों के लिए क्रिएट की जाती है मार्केट से फायदा उठाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डे ट्रेडर सिर्फ 2 दिन के लिए खेल रहे होते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा रहे होते हैं, इसलिए वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, और ये फेक मूव्स कर रहे होते हैं ब्रोकर और हेज फंड मिलकर। ठीक है, अगर आप इसको 12 से 15 दिन तक होल्ड करते, उसके बाद देखें आपका जो रकम थी यहाँ पे आपने जो लगाई थी डबल हो जानी थी। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट, इसी को मैं स्विंग ट्रेडिंग इसलिए कहता हूँ कि 15 दिन तक सपोज करें होल्ड किया, और अगले फिर 15 दिन, तो एक महीने में आपकी रकम डबल हो जाती है। अगर एक में ना हो तो 4 में तो लाजमी हो जाती है। तो 3 से 6 महीनों तक का स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न हमने डिसाइड किया है। जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम उसके हिसाब से आगे काम करना शुरू करेंगे। ओवरऑल बहरहाल इसमें हमने ये डिस्कस करना था। आगे जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये पिन बार है, ये पिन बार सारी जो है यहाँ पे एक लंबी टेल बन रही है, ये आप देख रहे हैं एक लंबी टेल बन रही है, और इसके नीचे ये, तो ये शो करता है कि अब क्या है, बुल्स कंट्रोल लेंगे, क्योंकि ये बुल्स की तरफ आ गया ना। ये जैसे मैंने कहा था सेंटर में थी ये बॉडी, और बुल्स ने खींच के इसको अपनी तरफ कर लिया है, तो बुल्स के, तो उसके बाद ये देखें ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये सेंटर में बनी बॉडी, और ये यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड हो गया, और फिर ये वापस से नियरली समझ लें कि दो ट्वीजर टॉप्स टाइप बनी थिंग, और ये नीचे आ गया, और ये इस तरह से मूवमेंट होती रही। फिर ये इसी तरह का एक बना लॉन्ग टेल के साथ, तो फिर ये सेल सिग्नल था, और ये इसी तरह से नीचे की तरफ मूव किया। तो ये आपको एक हेल्प ज़रूर करते हैं, हर कैंडल एक बताती है यहाँ पर कि बुल्स और बियर की लड़ाई। ये मसलन जब ये बड़ी कैंडल वाइट है तो ये शो करती है कि बुल्स जीत रहे हैं, बड़ी कैंडल ब्लैक है तो ये शो कर रहे हैं कि बियर्स जीत रहे हैं, और जब ये इस तरह की कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बुल्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं और बियर्स कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। और जब ये इस तरह की कैंडल बनती है तो ये भी अपनी एक मानी रखती है, जितनी छोटी कैंडल्स होंगी उतनी वो खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो अच्छी प्रिडिक्शन दे सकती हैं। ठीक हो गया। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट को समझते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा, जब आपको इस तरह की कोई बड़ी कैंडल नजर आती है तो इसको गनीमत जानते हैं आप, और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेने में आपको हेल्प होती है कि इसके बाद अगली कैंडल क्या बन सकती है। चाहे ये अगली बुलिश बनी थी कैंडल, इस कैंडल के बाद अगली बुलिश बनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 50% पे आपको एंट्री मिल गई, रिट्रेस हुआ है 50% गोल्डन रूल के तहत। तो आप इसको फौरी तौर पर यहाँ पर एंटर हूँ सेल यानी कि लेने के लिए। जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो तो इंतजार करेंगे ये सिग्नल्स को देखते हुए कि प्राइस ने अब गिरना है, और प्राइस जब नीचे आएगी यहाँ पर इस लेवल पर, या वो खरीदारी करेंगे, एक एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे प्राइस गई और फिर वापस इस लेवल से जब दोबारा नीचे गिरेगी तो वो दूसरी एंट्री ले सकते हैं।
और जब इस लेवल से दोबारा नीचे गई तो उन्होंने तीसरी एंट्री ली। तो हमेशा मसलन 3000 खरीदना था तो पहली एंट्री यहाँ पे ले ली, इंतजार किया, जब इस प्राइस से नीचे आया तो दूसरी एंट्री ले ली, जब इस प्राइस से भी नीचे आया तो तीसरी। तो इन्वेस्टर हमेशा इंतजार कर करके 1 महीना करना पड़े, 3 महीना करना पड़े, वो एंट्री बेहतरीन पोजीशन पे लेते हैं, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। तो 3 एंट्रीज लेने के बाद सब्र से बैठ जाएं और फिर ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा और आपके सारे शेयर्स जो है आपको फायदा देते जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतरीन होगा। इसी तरह से इसमें हमने ये देखा, ये हमारे पास ये पोजीशन थी एंट्री की, ठीक है। और ये जो चार्ट्स हैं ये क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हैं, इसलिए जो ट्रेडिंग में सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, तो ये सेल की पोजीशन के हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर तो सिर्फ क्योंकि उन्होंने बॉटम से पहली एंट्री उन्होंने यहाँ पे लेनी है और उसके बाद इंतज़ार किया और दूसरी एंट्री वो यहाँ पे ले सकते हैं। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और जब ये पिछले प्राइस लेवल पे पहुंचती है या उसका 80% जब कवर कर लेती है तो वो सेल कर देते हैं और फिर वो महीना, 2 महीने, 3 महीने इंतजार करते हैं, जब ये 50% पे वापस आता है तो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं और फिर जब ये नीचे आता है तो दोबारा दूसरी बाइंग कर लेते हैं। यहाँ से भी अगर ये वापस चला जाता तो उनको फिर भी कोई नुकसान नहीं था, और अगर नीचे आता है तो उन्होंने क्योंकि 2000 के बजाय 1000 यहाँ पे बाय किया हुआ है और वापस वो दोबारा 1000 यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ चला जाता है और आप बगैर सीखे जब भी कोई काम करते हैं तो नुकसान उठाते हैं, लेकिन जब आप समझ कर और प्रॉपर अपने कैपिटल को डिवाइड करते हुए एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो तब आपको फायदा होता है। मसलन देखें, पहली एंट्री आपने यहाँ पे ली थी, बीइंग इन्वेस्टर अगर आप देखें प्राइस ऊपर गई, ठीक है, आपने उसको एंजॉय किया और फिर जब प्राइस नीचे आई तो आपने दोबारा एंट्री ले ली, इस तरह से फिर ऊपर गई और आपने तीसरी दफा एंट्री ले ली। तो हर दफा आप देख रहे हैं कि ये जो पहली टोटल मूव हुई है उसका नियरली 50% तो मूव किया है वापस। इस तरह फिर ये टोटल मूव हुई है, इसका दोबारा 50% उसने 50 to 60% रिवर्सल लिया है। इसके बाद फिर ये अप मूव हुआ और फिर उसने जो 50 to 60% रिवर्सल लिया है और फिर ये अप गया, फिर 52। तो इसका मतलब है जब भी कोई एक मूव अप होती है तो मिनिमम तो 50% वो वापस आता है। तो आप जब कि इस तरह का अप ट्रेंड हो आपके पास तो आप 50% पे एंट्री ले सकते हैं, पहली एंट्री, और उसके बाद आप अगर आपका दिल करता है तो आप दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री ले सकते हैं बड़ी केयरफुली। और हमेशा कम से कम अपने कैपिटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उस मार्केट का, उस चीज़ का जितना है उसके, अगर आपने 3000 शेयर खरीदने हैं तो 1000 पहली एंट्री में खरीदें, 1000 दूसरी में और 1000 ही तीसरी एंट्री में आप जो है वो खरीदेंगे। तो ये इस तरह से जो है वो आप करते जाएं, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा ये काम। ये कैंडल्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं और अभी इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करते रहेंगे और इसका जो है आगे लेक्चर 2 भी मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक बना दूँ। कैंडल्स को हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको समझ ज़रूर आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।